हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बेटा जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन सा और आखिरी टॉपिक। आज केमिस्ट्री का आखिरी टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आपकी एनसीईआरटी से ये चैप्टर नंबर 5 होने वाला है। बहुत ही शानदार सा और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ज्यादातर क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। मैं मनीष शुक्ला डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप लगा के बताइएगा, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि इस चैप्टर में दिए गए हैं। केवल हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही देखना है जो इस पाठ में है, ज्यादा हमें बहस इस पे नहीं करनी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो ज्यादातर आपको क्या आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। तो आइए शानदार तरीके से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी के अभी अपने सारे फ्रेंड्स में अभी की क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे, हमें भी अच्छा लगता रहे। दैट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चर्चा को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हम लोग देखने चल रहे हैं, अध्याय 5, जिसमें हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले यह समझेंगे कि आवर्ती वर्गीकरण यानी वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, एक छोटी सी भूमिका है कि जब तत्वों की संख्या बहुत कम थी तब हमको उसको आइडेंटिफाई करना आसान था। जैसे मैं अगर ये कह दूं कि अगर मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं तो उन 10 बच्चों का नाम, उनका हुलिया देख करके मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, फला उमेश हैं, फला दिनेश हैं, वो अरविंद हैं, वो नकुल हैं, ये मैं देख के बता सकता हूँ। लेकिन जब हम बात करें कि हमारे सामने 1,500-2,000 स्टूडेंट बैठे हों, 1,500-2,000 स्टूडेंट को अगर मुझे डील करना हो कि मैं कैसे उनको आइडेंटिफाई करूं, तो मैंने एक ट्रिक लगानी है। मैं कुछ ऐसा ट्रिक लगाऊंगा जिससे मुझे उन बच्चों का नाम याद ना हो या ना हो, लेकिन उनके बारे में जानकारी जरूर मिल जाए। तो इस प्रकार से कुछ उनका अध्ययन कर पाना, उन चीजों के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त करने के लिए एक चीज बनाई गई जिसे कहा जाता है वर्गीकरण। अब तत्वों का वर्गीकरण करना है हमको, तो हम उनको अलग अलग रूपों में बांटेंगे। जैसे हम बांट सकते हैं उसको धातु अधातु के रूप में, जो कि एक बेस बना, एक बुनियाद बनी वर्गीकरण करने की। इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आपके सामने क्या लिखी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित है। आपने सबकी परिभाषा पढ़ रखी होगी कक्षा 9 में। तत्व क्या है? किसी भी पदार्थ का वो शुद्धतम रूप जिसे किसी और प्रकार के टुकड़े में, तत्व में बांटा नहीं जा सकता, तत्व कहलाता। सबसे शुद्धतम रूप होता है किसी भी पदार्थ का, ठीक है। यौगिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं, और उन पदार्थ, उन तत्वों के बीच में, उन परमाणुओं के बीच में रासायनिक आबंधन होता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वो बना होता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है तत्व के बारे में? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं, जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। आज की अगर पर्टिकुलर टाइम की मैं बात करूं तो इस समय 118 तत्वों की जानकारी है हमें, 118 तत्व। अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरा ध्यान से सुनिएगा। तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन तत्वों को क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया, ताकि उनकी स्टडी कर पाना आसान हो। जैसे आपको पढ़ना बहुत कुछ है लेकिन अलग अलग बांट दिया गया, हमके गणित पढ़ना है, हमके इंग्लिश पढ़ना है, हमको हिंदी पढ़ना है, हमको विज्ञान पढ़ना है, हमको गणित पढ़ना है, तो अलग अलग सब्जेक्ट बन गया। उसी प्रकार से ताकि उसका अध्ययन कर पाना आसान हो जाए।
अब जहां हम लोग बीजीय व्यंजकों का अध्ययन करेंगे, बीजगणित दे दिया गया। जहां लाइन, रेखा, इन सब का अध्ययन करेंगे, ज्यामिति एक शाखा बना दी गई। जहां अंकों की बात होगी, अंकगणित बना दिया गया। तो अलग अलग उसमें भी पार्टीशन हुआ, फिर चैप्टर के हिसाब से पार्टीशन हुआ। तो इस प्रकार से उनको सही ढंग से एक जगह पे स्टडी कर पाना आसान हो, इसलिए तत्वों का भी वर्गीकरण किया गया। आगे क्या बात करी गई है, इसमें जो सबसे पहले थियरी आई थी तत्वों के वर्गीकरण को लेकर के, बहुत ही शानदार थियरी आई, जिसने दिया उनका नाम था डोबेराइनर साहब। क्या नाम था उनका? डोबेराइनर। डोबेराइनर ने अपनी परिकल्पना दी, जिसे कहा गया डोबेराइनर की त्रिक परिकल्पना। जिस प्रकार से बोलूंगा बस यही याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो गया। त्रिक परिकल्पना किसने दी? डोबेराइनर ने दी। डोबेराइनर ने कौन सी थियरी दिया? त्रिक परिकल्पना दिया। तुरंत लिखो इस बात को, अभी के अभी ये टेप्टा तैयार हो जाना चाहिए, ताकि अगर इसका मैं कराऊं आपको क्या ऑप्शनल एमसीक्यू, वो खटाखट आप करते चले जाएं। पक्की बात है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। और क्या इसमें जानकारी लेनी है? इसमें यह बताया गया कि जब हम तत्वों को परमाणु भार के, याद रखिएगा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें, तो क्या होगा? अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो एक निश्चित अनुपात के बाद ऐसा समूह मिलेगा तत्वों का कि ऊपर वाले तत्व का परमाणु भार और नीचे वाले तत्व का परमाणु भार का योग का औसत बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये लिखा है आपके सामने, एक एग्जांपल लिखा है, एक मैं देता हूं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। लिथियम का परमाणु भार कितना? लगभग 7 के आसपास। पोटेशियम का कितना? 39 दशमलव कुछ के आसपास। तो सोडियम का कितना होगा? तो इसका औसत, इसके परमाणु भार, इसके परमाणु भार का औसत, तो ये 7 है, ये 39 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। औसत कैसे निकालते हैं? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल पद कितने हैं? 1 और 2, तो 2 से भाग दे दिया। कुल पदों का योग, इनका योग, इनका योग, तो कितना आ गया? 39 और 7 46, और 46 बटा 2 कितना बन गया? 23। तो 23 परमाणु भार किसका होगा? सोडियम का होगा। ये बात किसने बताई? डोबेराइनर साहब ने बताई। पक्की बात है। 2 बातें क्लियर हुई। सबसे पहले त्रिक परिकल्पना किसने दिया? डोबेराइनर ने दिया। डोबेराइनर ने कौन सी परिकल्पना दिया? त्रिक परिकल्पना दिया। और तत्वों को किस क्रम में रखा? तो तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। इसके अलावा और क्या बताया गया कि इन्होंने जो त्रिक परिकल्पना दिया था उसमें क्या बताया गया कि पहले तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है। बस इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ याद नहीं करना। डोबेराइनर की त्रिक परिकल्पना खत्म हो गई। एग्जाम्पल एक मैंने आपको दे दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और दूसरा दे रहा हूं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का और बेरियम का, कैल्शियम का कितना हो गया? 40, और स्ट्रोंशियम का हो गया 137। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो लगभग इतना आएगा। ठीक है, ठीक। अब उनकी सीमा क्या है, कमी क्या थी? उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही बन सके, केवल 3 ही ऐसा समूह बन सका, इससे ज्यादा नहीं बन सका। इसलिए उनकी हाइपोथेसिस, उनकी परिकल्पना क्या हो गई? फेल हो गई। पक्की बात है, पक्की बात है। सब के बारे में नहीं जानकारी मिली, केवल 3 त्रिक बने उनके। ठीक है, चलिए अब ये 3 त्रिक कौन कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मैंने करके दिखाया, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एक याद कर लीजिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। अब आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसमें भी सिर्फ 2 ही 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या? पहली बात क्या कि इन्होंने भी किस बारे में चर्चा किया था? तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही इन्होंने जानकारी दिया था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा तरीका अपना अलग किया। और क्या तरीका अलग किया, जरा ध्यान से सुनिएगा।
इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से संगीत के 7 सुर होते हैं, अष्टक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, पूरा इसे बोलेंगे तो अपने आप 2 क्वेश्चन तैयार होगा। डोबेराइनर की त्रिक परिकल्पना, तो डोबेराइनर भी आ गया, त्रिक भी आ गया। न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो यहाँ पे न्यूलैंड के अष्टक नियम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्या कह रहा है न्यूलैंड का अष्टक नियम? ये बोल रहा है आपसे, ये कह रहा है आपसे अष्टक नियम कि जिस प्रकार से संगीत के 7 सुर होते हैं, ध्यान से सुनो, जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा जाता है तो एक सही समयांतराल के बाद, मतलब कुछ दूर चलने के बाद, एक ऐसा तत्व आता है जो अपने ऊपर वाले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। जैसे उन्होंने कहा जिस प्रकार से संगीत के 7 सुर होते हैं, पहला क्या होता है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और इसके बाद फिर क्या आता है? फिर से सा आ जाता है। मतलब जो 8वां आएगा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। 7वें के बाद जो 8वां आएगा वो पहले के जैसा होता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा, क्या कहा कि लिथियम, लिथियम के बाद क्या आया? बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद फ्लोरीन, और इसके बाद फिर क्या आ गया? सोडियम। नियॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8वां। 8वां जो आएगा वो किसके साथ समानता प्रदर्शित करेगा? अपने ऊपर वाले तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करेगा। अब भैया समानता कैसी समानता? तो 2 तरह से, रासायनिक और भौतिक गुण में समानता। पक्की बात है। आपको क्या याद रखना है कि न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम किसका है? न्यूलैंड का है। 2 चीज क्लियर। इन्होंने किस आधार पे रखा तत्वों को? तो साहब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। 3 हो गए। चौथा क्या कहा जाता है? तो इनको संगीत के 7 सुर के आधार पे देने की वजह से अष्टक नियम कहा गया। बात कन्फर्म हो गई। अब ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है, क्या लिखा है जरा देखिए तो। ये लिखा है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर सा आ जाएगा। इन्होंने क्या लिखा? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद फ्लोरीन और तब सोडियम। इस प्रकार से उन्होंने रखा। अब यहाँ से गिनेंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। फिर 8वां जो आएगा वो इसके साथ गुणों में समानता करेगा। अगर इसको होल्ड कर दें तो पहला ये, 6ठा, 7वां ये हो जाएगा, और 8वां जो फिर आएगा तो इसके साथ ये गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। वही बात उन्होंने कही। अब क्या लिखा? लिथियम एवं सोडियम दोनों ही धातु, ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी धातु है, ये भी इस प्रकार से उन्होंने बताया कि गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। सीमा क्या थी? मतलब इनकी कमी क्या निकल गई? यह नियम केवल कैल्शियम जैसी हल्की धातुओं तक लागू होता है, उसके बाद ये नियम काम नहीं करता। कुछ तो बताया उन्होंने। आई बात समझ में? अगर इतना तैयार हो गया अभी के अभी तो एक बार जोरदार तरीके से लाइक आना चाहिए भैया, क्योंकि लाइक से ही हमारी एनर्जी बननी है। पक्की बात है। जोरदार लाइक मारिए, जोरदार तरीके से आना चाहिए। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। ये दोनों सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट थे। अब आगे की कहानी क्या लिखी है? दूसरी सीमा, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते। आजकल के जो तत्व खोजे गए इसके बाद जब थियरी आई, जब ये सिद्धांत आया, उसके बाद जो तत्व आए उसमें ये काम नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्व एक साथ रखे गए, बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी के स्थान दे दिया गया। कहीं कहीं इन्होंने क्या किया कि दुद्दू को तत्व एक के संग रख दिया और कहा कि भैया ये ऊपर वाले से समानता करेगा। हलवा है क्या? एड़ा समझा है? कुछ भी बताएगा मैं समझ लूंगा। ना बाबू ना, तुम एड़ा नहीं है। ये देखो यहाँ भी उन्होंने ऐसे ही रख दिया। तो ये गड़बड़ काम किया इन्होंने। अब बात करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी।
राहुल, नाम तो सुना ही होगा, है ना, शाहरुख खान अक्सर बोलता रहता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बनाने को नहीं आएगी, सिर्फ जानकारी रखिएगा। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। 3 वैज्ञानिक आए अभी तक। सबसे पहले कौन आए? सबसे पहला कौन आया? डोबे राइनर। दूसरा कौन आया? न्यूलैंड। और तीसरा आ रहा है नाम किसका? मेंडलीफ का। इन तीनों ने किसके बढ़ते क्रम में रखा? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े खड़े, और 7 क्षैतिज पंक्तियां, ये 7। तो यहां पे लिख दूं 7, यहां लिख दूं 8। समझ में आएगी बात? समझ में आएगी बात? बहुत अच्छा। तो यहां पर 7 पड़े पड़े और 8 खड़े खड़े, ऐसे इन्होंने क्या बताया कि खड़े वाले को समूह कहते हैं और पड़े वाले को आवर्त कहते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या बताइए, तो आप बताएंगे क्या? 7। दूसरा क्वेश्चन, मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी, तो कितना बताएंगे? 8। अगर तैयार हो गया तो शॉर्ट स्क्रीन लेते रहिएगा लगातार और लाइक करते रहिएगा। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या अच्छी बातें बताई गई जिन पे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात क्या बताई इन्होंने? इन्होंने अज्ञात तत्व, जो उस समय खोजे भी नहीं गए थे, जिनके बारे में दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं थी, उन तत्वों के लिए इन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए। जैसे उस समय स्कैंडियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, स्कैंडियम के लिए जगह छोड़ा, गैलियम के लिए जगह छोड़ा, जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ा। बहुत अच्छा काम किया। इनके गुणों के बारे में बता दिए थे, भविष्यवाणी कर दिए थे, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वो क्या होगा। इन्होंने कहा कोई तत्व भविष्य में ऐसा खोजा जाएगा जिसके गुण इस प्रकार से होंगे और यहां रखा जाएगा। सब बता दिया इन्होंने। आगे, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया, मतलब जिनका गुणधर्म समान था उनको एक जगह रख दिया, जिनका अलग था उनको अलग रख दिया। आ रही बात समझ में? फिर पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही, जैसा उन्होंने छेड़ा नहीं, क्यों? क्योंकि सब कुछ उन्होंने जो बता दिया था, उसके अलावा उनको उस समय नोबल गैस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो अक्रिय गैसें हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन इनको नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि इसको छेड़े बिना अक्रिय गैसों को अलग समूह में रखा जा सका, बल्कि पता नहीं था, अलग ऐड कर दिया गया, एक कॉलम, है ना, एक समूह ऐड कर दिया गया। अच्छा जी, अब इनकी कमी क्या निकली? समस्थानिकों को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। समस्थानिक क्या? समस्थानिक के बारे में एक बात बताऊं आपको, कक्षा 9 में पढ़ा था आपने समस्थानिक, शायद भूल गए होंगे आप, मैं बता देता हूं। समस्थानिकों के लिए 2 बातें याद रखिएगा सिर्फ, कि समस्थानिकों का जब परमाणु क्रमांक होता है, समस्थानिकों का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? समान होता है, लेकिन इनका परमाणु भार क्या होता है? भिन्न होता है। परमाणु भार क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3, ये तीनों हाइड्रोजन हैं, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसको बोलते हैं प्रोट्रियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, और इसको बोलते हैं ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम, और इसका नाम क्या है? प्रोट्रियम। जो ट्राइट्रियम है ये रेडियो एक्टिव है। प्रोट्रियम प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उससे कम ड्यूट्रियम और सबसे कम ट्राइट्रियम।
तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, अलग अलग हैं। इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक हैं और समस्थानिकों को स्थान प्राप्त नहीं हुआ। ये आज के पीरियोडिक टेबल में भी कमी है, लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो सका। ये भी आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा जाए कि हैलोजन के साथ रखा जाए, अभी कंफर्म नहीं हुआ। तीसरी बात, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम, ये पॉइंट समझिएगा। मेंडलीफ ने कहा था कि जिस तत्व का परमाणु भार ज्यादा होगा वो बाद में रखा जाएगा, जिसका कम होगा वो पहले रखा जाएगा। तभी तो बढ़ते क्रम में होगा कि कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। लेकिन कहीं कहीं इन्होंने क्या किया कि रासायनिक गुण को सही रखने के लिए, रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित होती रहे, ऐसा होने के लिए उन्होंने कहीं कहीं पे उच्च अणुभार वाले तत्व को निम्न अणुभार वाले तत्व से पहले रख दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, निम्न वाला पहले, उच्च वाला बाद में। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उच्च अणुभार वाले तत्व को निम्न अणुभार वाले तत्व से पहले रख दिया। ये इनकी कमी थी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे की ओर। अब ये आपकी बुक में बना हुआ है, एक बार इसको देख लीजिएगा। ये आपको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितना इम्पॉर्टेंट है बस उतने बता रहे हैं। डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में जाके लिखें। और अगला कॉन्सेप्ट आता है आधुनिक आवर्त सारणी का, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली बात कि आधुनिक आवर्त सारणी को देने में सबसे अच्छा रोल किसका है, तो वो थे मोजले साहब। मोजले साहब ने अपनी एक आवर्त सारणी बनाई और उसको कहा जाता है मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। पूछा गया क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी किसने बनाया, या मेंडलीफ की आवर्त सारणी में सबसे पहले संशोधन किसने किया, तो वो थे मोजले साहब। 1913 में, 1913 में इन्होंने किया। क्या बताया इन्होंने कहा बस एक सुधार कर दिया जाए अगर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में तो बहुत अच्छी बन जाएगी। वो सुधार क्या था कि मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन मोजले नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। जो आ करके चले जा रहे हैं उनके लिए विनम्र निवेदन है कि कॉन्सेंट्रेट होके आप बस 1 घंटा पढ़ लीजिए। मजा ना आया तो पैसा वापस, एकदम मजा आएगा, मैं गारंटी देता हूं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी एक ये भी बात इसको कह सकते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, परमाणु क्रमांक के हिसाब से चलते हैं। ये बात सबसे पहले किसने बताई, मोजले ने बताई थी। किसमें संशोधन किया, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन किया। कि कब किया, 1913 में किया। पक्की बात है। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है, तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुण द्रव्यमान है। ठीक, दूसरी बात वही, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। पक्की बात है। चलिए, ये आपके सामने बनी हुई है, बुक में होगी आपके, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा मेरे कहने से,
है ना। इसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। ये आज की पीरियोडिक टेबल है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में आपसे पूछा जाएगा कितने क्षैतिज कॉलम, कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम। तो इसमें 7 क्षैतिज हैं और इनको क्या बोला जाता है, इनको आवर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आवर्त, या इसी को इंग्लिश वाले पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ऊर्ध्वाधर कॉलम कितने हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम की अगर बात करें तो उनकी संख्या कितनी है, बहुत सारे बच्चे बता रहे होंगे 18 संख्या है। ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है, या इसी को एक नाम समूह के अलावा और क्या देते हैं, तो इंग्लिश वाले इसे कहते हैं ग्रुप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है। 7 क्षैतिज कॉलम और 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम, जिसको 18 वाले को समूह बोला गया, 7 वाले को क्षैतिज कहा गया। अब ये जो 7 है ना, इसके भी अलग अलग नाम हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो 7 हैं इनके अलग अलग नाम हैं। जो पहला है, जो फर्स्ट है, जो प्रथम आवर्त है, उसको क्या नाम दिया गया, अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त। जो दूसरा है और तीसरा है, सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा, इनको क्या बोला गया, लघु आवर्त। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि इसको अति लघु क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें केवल और केवल कितने तत्व रखे गए हैं, 2 तत्व रखे गए हैं। केवल और केवल कितने तत्व रखे गए हैं, 2 तत्व रखे गए हैं। लघु आवर्त में क्या है, इसमें 8 तत्व रखे गए हैं, इसलिए इसे लघु आवर्त कहते हैं। माने दूसरे और तीसरे दोनों में कितने कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं। फिर आगे आते हैं फोर्थ और फिफ्थ, यानी चौथा और पांचवा, इसको दीर्घ आवर्त बोला गया है। दीर्घ आवर्त, क्योंकि इसमें कितने कितने तत्व रखे गए हैं, तो बताया गया इसमें 18 तत्व रखे गए हैं। ठीक है। और फिर लास्ट में आता है छठा व सातवां, इसमें कितने कितने तत्व रखे गए हैं, इसको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अति दीर्घ आवर्त, क्योंकि इसमें कितने कितने तत्व रखे गए हैं, इसमें 32 तत्व रखे गए हैं। 32 तत्व रखे गए हैं। तो ये इनके नाम हो गए, पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। ठीक, अब वही पुराने दोष जो मेंडलीफ में थे, अभी भी हैं, उनके बारे में देख लिया जाए क्या क्या बातें हैं। तो कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है, वह निकिल के परमाणु संख्या से पहले रखा गया है। ये मेंडलीफ के दोष हैं। ठीक, परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। अब परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। कक्षा 9 याद करिएगा, आखिरी पाठ परमाणु संरचना उसमें कराया गया है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, यानी किसी भी परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या को ही उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर समूह है और 7 क्षैतिज पंक्तियां यानी कि आवर्त हैं। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी कोशों को समान होता है, यानी कि किसी भी आवर्त में, यानी बाएं से दाएं चल रहे हैं, किसी भी आवर्त में कोई भी तत्व होगा तो हमेशा आवर्तों की संख्या क्या होगी, समान बनी रहेगी। जैसे सोडियम तीसरे आवर्त का सदस्य है, क्लोरीन तीसरे आवर्त का सदस्य है, तो इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, इसमें भी 3 ही है, इसमें भी 3 ही है, ये बात है। जैसे लिथियम के लिए दिखाया, लिथियम का 2 1 है, 2 ही है, बेरिलियम 2 2 है, 2 ही है, बोरान 2 3 है, 2 ही है, कार्बन 2 4 है, 2 ही है, नाइट्रोजन 2 5 है। इन सब में कोशों की संख्या क्या है, समान है। पक्की बात है। आगे, एक समूह के सभी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे लिथियम को देख लीजिए, सोडियम को देख लीजिए और पोटेशियम को देख लीजिए। लिथियम को क्या लिखते हैं, 2 और 1, सोडियम को क्या लिखते हैं, 2 8 और 1,
पोटेशियम को क्या लिखते हैं 2 8 8 और 1। सबके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है 1 होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में क्या होती है समान होती है। ये दिखाया गया है आपसे करके। किसका किसका दिखाया है भैया? तो इसने दिखाया है हाइड्रोजन का, सोडियम का, ये नाइट्रोजन लिखा है गलती से, आप इसको करेक्ट करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे क्या सोडियम। सोडियम का कितना है 2 8 1 है, पोटेशियम का 2 8 8 1 है। सब में बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1, इसलिए इनकी संयोजकता क्या होती है 1 होती है। सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। इसमें 1 कोश है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कोषों की संख्या क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। आगे क्या लिखा, किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोशों में भरे गए हैं, यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इस आधार पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, विभिन्न कोशों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। वो मैंने बता दिया किसमें कितने कितने हैं। किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² से ज़्यादा नहीं होगी। सब 9th का टॉपिक है। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 2n² रहेंगे, n का मतलब 1, तो 2 गुणते 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2। दूसरे कोश की बात करें तो 2 गुणते 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। तीसरा अगर रहेगा तो 18, चौथा रहेगा तो 32। इस प्रकार से तत्वों को भरा गया है। ये यहाँ पर कर कर दिखाया गया है। ये सारी बातें आप जानते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। संयोजकता, संयोजकता का मतलब कोई तत्व कितने बंध बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है संयोजकता कहलाती है। परमाणु सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे और वही संख्या उसकी क्या कहलाती है संयोजकता कहलाती है। तीसरे आवर्त के लिए सोडियम की संयोजकता 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 5, फास्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1, आर्गन की 0। जितनी भी अक्रिय गैसें हैं कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन, इन सब की संयोजकता कितनी होती है 0 होती है, क्योंकि इनके बाह्य कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती। आगे परमाणु आकार क्या है, किसी जैसे आप जानते हैं बीच में नाभिक होता है, उसके बाद पहली कोश, उसके बाद दूसरी कोश, तो नाभिक के केंद्र से बाह्य कोश की दूरी उसकी क्या कहलाती है परमाणु साइज कहलाती है। जब हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, समूह में कहाँ से ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार क्या करेगा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कोश का नंबर बढ़ रहा है। हाइड्रोजन में 1 कोश था, लिथियम में 2 हो गया, सोडियम में 3 हो गया और पोटेशियम में 4 हो गया, तो साइज उसका क्या कर रहा है बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बाएं से दाएं चलें तो आकार घटता जाता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल बढ़ता है और आकर्षण होने की वजह से बाह्य कोश की दूरी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, ये आगे बढ़ें। धात्विक गुण लिखा है, धात्विक गुण में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है बढ़ता जाता है। धात्विक गुण अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ रखी गई हैं। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बल बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बल का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो खिंचाव हो रहा है वो बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इसलिए क्या हो जाती है घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बल घटता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है,
जो टिक लगा दूंगा वही इंपॉर्टेंट है बस। अब अधात्विक गुण बिल्कुल उसका उल्टा चलेगा। क्या क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है ये पॉइंट, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आधात्विक गुण बढ़ता जाता है, अधातुएं बढ़ती जाती हैं क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। ठीक है बस। और फिर समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आधात्विक गुण घटता जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। बस इतनी बात, ज़्यादा नहीं, बस इतनी बात। ज़्यादा एक बार रीड जरूर करिएगा इसको, लेकिन इससे ज़्यादा आपके परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। अब ये उसका चार्ट बना दिया गया है, चार्ट को देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये टॉपिक फिनिश हुआ। बहुत ही शानदार। जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आएंगे। ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और हमें बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, हम उसको और एक्सप्लेन कर देंगे आपके सामने। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।